हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस के टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें अभी तक हमने इसके पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट किया हुआ था। पार्ट फर्स्ट को कवर किया था, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ था। आज हम इसके पार्ट सेकंड को कंप्लीट करेंगे, जिसमें जो 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे क्या क्वेश्चन हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हैं जो 51 नंबर से हैं, जिसमें अभी तक हमने 50 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किया हुआ, जिसमें 50 तक के क्वेश्चन के अंतर्गत हमने यहाँ तक इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया हुआ था कि निम्नलिखित निकायों और संस्थाओं में किस या किन में लेखा परीक्षक पूर्णता और प्रत्यक्षता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए, जिसके अंतर्गत पहला था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, दूसरा था केंद्रीय एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा, तीसरा था भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा और चौथा था भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। तो इसके अंतर्गत आपको उत्तर देना था। इसके में केवल केवल 2 सही होगा। इसके ऑप्शन बी में था कि केवल 2 और 3 सही होगा। ऑप्शन सी में था कि 3 और 4 सही होगा और ऑप्शन डी में था कि 1 3 4 सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर था ऑप्शन ए, जिसमें सिर्फ तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ही इसमें प्रत्यक्षता नियंत्रण कैग के अंतर्गत रहता है, इसके अंतर्गत था। अब हमारा आता है 51 नंबर का क्वेश्चन। 51 नंबर का क्वेश्चन को जानते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कि क्वेश्चन के अंतर्गत क्या पूछा गया है। इसमें देखते हैं कि हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में जो पोर्टल रहा, हाल ही में प्राण पोर्टल जो निरंतर सुर्खियों में रहा, निम्नलिखित में से कौन से या किसके उद्देश्यों के सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है। इनमें से यह कौन से सर्वोत्तम उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन आता है कि यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निर्मित एक पोर्टल है। इसके अंतर्गत दूसरा ऑप्शन आता है कि यह दूर दराज के क्षेत्रों और जहां शिक्षा का भौतिक बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत तीसरा आता है कि यह ग्राम पंचायतों को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने और इसे कार्यान्वित करने के लिए एक एकल इंटरफेस प्रदान करेगा। और इसके अंतर्गत डी ऑप्शन था कि यह है राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का समस्या रहित वितरण सुनिश्चित करेगा। तो इसके अंतर्गत आपको उत्तर देना है कि इसका क्या उत्तर होगा, जिसमें आपका उत्तर आप सोचिए कौन सा उत्तर होगा इसका। तो प्राण पोर्टल जो सुर्खियों में रहा है, तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा, इसमें आएगा ऑप्शन ए, इसका सही होगा, जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निर्मित एक पोर्टल है, जिसे हाल ही में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर या CREA के द्वारा एक रिपोर्ट के प्रकाशित होने के दौरान यह रिपोर्ट जारी की गई थी। यह स्वच्छ वायु या राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत जो 6 वर्ष पहले हुई थी, वह विगत वर्ष की तुलना में 2021-22 में 131 शहरों के केवल 49 शहरों में ही वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और यह जो योजना चलाई गई है, इसमें के अंतर्गत वायु प्रदूषण में अंकुश लगाने के लिए NCAP है, वह भारत की पहली राष्ट्रीय नीति बन गई है, जिसके तहत इस रिपोर्ट में जो जारी की गई है, उसमें कुल धन का 50% से भी कम उपयोग किया गया है। तो इसके अंतर्गत यह प्रमुख पॉइंट है। अब आता है हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से अधिकार और विशेष अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को नहीं। तो इसके अंतर्गत पहला कथन है कि यह धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है। दूसरा ऑप्शन आता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने और संघ बनाने, संरक्षण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत तीसरा कथन आता है कि यह उच्चतम न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रूप में सेवा का अधिकार लेने का अधिकार है। और इसके अंतर्गत चौथा ऑप्शन आता है कि यह संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो इसके अंतर्गत आपको अपना उत्तर बताना है कि जिसमें कूट दिया गया है कि इसमें कौन सा होगा। कि पहला आता है कि 2 और 3 सही होगा, दूसरा आता है कि 2 और 4 सही होगा। और इसके अंतर्गत
तीसरा आता है 1 और 3 सही होगा, और चौथा आता है 1 2 3 4, चारों ही सही है। तो इसमें आपको अपना उत्तर देना है कि इसके अंतर्गत कौन सा उत्तर होगा, कि इसमें उत्तर होगा आपका कि इसमें चारों कथन ही सही हैं। जो ये चारों कथन है, इसमें चारों कथन ही सही है, जिसमें क्योंकि यह भारतीय संविधान के कुछ ऐसे अधिकार और विशेषाधिकार को उपबंध भी करता है जो केवल देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं, ना कि विदेशियों को। जिसके अंतर्गत जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है उनके अंतर्गत आता है, जैसे अनुच्छेद 15 हुआ, अनुच्छेद 16 आता है, अनुच्छेद 19 आता है, अनुच्छेद 29 और 30 आता है इसके अंतर्गत। इसी तरीके से कुछ ये जो आर्टिकल हैं इसमें आते हैं, तो इसी के साथ ही इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब आता है 53 नंबर का क्वेश्चन कि किसी विशेष दिन मतदान के समय राज्यसभा में 150 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत पहला कथन दिया गया है कि यह केवल 75 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है। इसका दूसरा ऑप्शन होगा कि मतदान के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत के साथ पारित नहीं किया जा सकता है। तीसरा इसका ऑप्शन आता है कि न्यूनतम 100 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है, और इसके अंतर्गत डी ऑप्शन आता है कि यह कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। तो इसके साथ ही आपका उत्तर क्या होगा, इसके साथ ही आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जिसमें कम से कम यह 123 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन आता है कि भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला समिति और अध्यक्ष को दिया गया है, जिसमें आपको मिलान करना है कि इसमें कौन सा ही सुमेलित है। जैसे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा आता है संचालन समिति, सरदार पटेल, और जो प्रांतीय संविधान समिति है उसमें राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है। तो इसके साथ ही आपके कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है, इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है केवल 1, ऑप्शन बी आता है 1 और 2, ऑप्शन सी आता है 2 और 3, और ऑप्शन डी आता है 1 2 3। तो इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ए इसका सही उत्तर होगा कि इसमें केवल 1 ही सही सुमेलित है और 2 सुमेलित नहीं है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वह जवाहरलाल नेहरू रहे, और संचालन समिति के भी जो अध्यक्ष, संचालन समिति के अध्यक्ष और ये जो संचालन समिति और प्रांतीय संविधान समिति, जिसमें संचालन समिति के जो अध्यक्ष रहे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, और जो संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रांतीय संविधान जो समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, जिनमें इन दोनों का ये सुमेलित नहीं है, बट इसका एक क्रॉस वाला होगा कि संचालन में आएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रांतीय संविधान समिति में सरदार पटेल आएंगे। तो इसके साथ ही आपका युग्म पहला सही होगा। अब आता है 55 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि अनुच्छेद 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है। इसका दूसरा कथन आता है कि यह सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। तो इस प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, और ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी आता है 1 और ना तो 1 सही होगा ना तो दूसरा सही होगा। तो आपको इसका उत्तर देना है। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिसमें दोनों ही कथन इसके अंतर्गत सही हैं। अब आता है 56 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता खोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें कथन पहला दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता त्याग देता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक वयस्क संतान की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसके अंतर्गत दूसरा आता है कि जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? जिसमें देखते हैं ऑप्शन ए के अंतर्गत केवल 1 सही होगा, ऑप्शन बी में आएगा कि केवल 2 सही होगा, ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों सही होंगे, और ऑप्शन डी में ना तो 1 सही होगा ना तो दूसरा सही होगा।
तो आपको इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर होगा नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता खोने के संदर्भ में इसके दोनों ही कथन सही होंगे। तो इसी के साथ ही आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिसमें कथन दोनों ही सही हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का कि राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में पहला कथन दिया गया है कि यह केवल राज्य सूची संवर्ती सूची में उल्लेखित विषय के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। दूसरा आता है कि यह यदि किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की जा रही है तो उससे राज्य मानवाधिकार आयोग इस मामले की जांच नहीं करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि केवल एक, ऑप्शन बी आता है केवल दो, ऑप्शन सी आता है कि एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी आता है ना तो एक ना तो दो। तो इसका आपको उत्तर देना है। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर कौन सा सही होगा? इसमें दोनों कथन ही आपके सही हैं। तो इसी के साथ ही आपका उत्तर सी होगा, जिसमें एक और दो दोनों कथन ही सही हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 58 नंबर का कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। दूसरा कथन आता है कि इनका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। तीसरा आता है कि यह क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। तो निम्नलिखित में से कूट का प्रयोग सही उत्तर देने के लिए करना है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है केवल दो सही होगा, ऑप्शन बी आता है 2 और 3 सही होगा, और ऑप्शन सी आता है कि केवल एक सही होगा, और ऑप्शन डी आता है कि 1 2 3 तीनों सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका कौन सा कथन सही है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संदर्भ में इसका उत्तर होगा आपका सी, क्योंकि इसमें सिर्फ पहला ही कथन सही है और दो जो कथन है वह अन्य गलत है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 59 नंबर का, जिसमें दिया गया है कि सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जिसमें पहला कथन दिया गया है कि राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, और दूसरा आता है कि राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरा कथन आता है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली का भी अनुसरण करती है। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो इसके अंतर्गत पहला आता है कि केवल 1 और 2 सही होगा, दूसरा आता है कि 2 और 3 सही होगा, तीसरा आता है कि केवल 1 और 3 सही होगा, और चौथा आता है कि 1 2 3 सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें कथन पहला और तीसरा सही है, और दूसरा वाला जो कथन है वह आपका गलत है, जिसमें जो यह व्यवस्था जो दी गई है उसके संदर्भ में है, क्योंकि यह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अब आता है हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में मोटे अनाज के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि गेहूं और धान की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर इनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है। दूसरा आता है कि पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में इनका उत्पादन कम हुआ है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? जिसमें केवल एक कथन सही होगा, केवल ऑप्शन बी के अंतर्गत केवल 2 कथन सही होगा, ऑप्शन सी के अंतर्गत 1 और 2 दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी के अंतर्गत ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो इसके साथ ही आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिसमें एक कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है कि भारतीय मानक ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन आता है कि यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। दूसरा आता है कि यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत विनियमित होता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? जिसके अंतर्गत कथन 1 आता है केवल 1, कथन दूसरा आता है केवल 2, कथन तीसरा आता है कि 1 और 2 दोनों, और कथन डी आता है ना तो 1 सही है ना तो दूसरा सही है। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिसमें कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आता है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन अधिनियम
2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि इस अधिनियम के प्रावधान भारत या विदेश में किए गए हों और यह अनुसूचित अपराधों पर लागू होते हैं जो भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा दूसरा कथन आता है कि यह एनआईए के अधिनियम के तहत शामिल अपराधों की सुनवाई करने के लिए राज्य उच्च न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामित करता है। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, जिसमें केवल एक कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं और इसके अंतर्गत ऑप्शन डी के अंतर्गत 1, 2, 3 ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिसमें कि यह आपका कथन जो पहला है वह सही है और दूसरा कथन इसमें गलत है कि इस अधिनियम के तहत भारत या विदेश में किए गए अनुसूचित अपराधों पर लागू होते हैं ना और भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। इसके संदर्भ में आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए। और इसमें जो दूसरा वाला कथन है वह इस कारण से सही नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रावधान किया गया है कि यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार में एनआईए अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करने के लिए सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों में के रूप में नामित कर सकती है। तो इसमें नामित करता है इसके संदर्भ में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि द्वैत शासन पद्धति, दूसरी आती है एकीकृत न्यायपालिका, तीसरी आती है द्विसदनीय व्यवस्था और चौथी आती है लिखित संविधान। तो नीचे दी गई कूट में सही उत्तर की पहचान करें, जिसमें पहला आता है कि केवल 1, 2, 3 सही है, दूसरा आता है कि 2 और 4 सही है, ऑप्शन सी आता है कि 1, 3, 4 सही है, ऑप्शन डी आता है कि 1 और 3 सही है। तो इसके साथ ही आपका उत्तर होगा पहला, तीसरा, चौथा, जिसमें पहली विशेषता, तीसरी विशेषता और चौथी विशेषता सही है कि द्वैत शासन पद्धति होनी चाहिए, द्विसदनीय व्यवस्था है, लिखित संविधान है, यहाँ पर भारत की यह प्रमुख है भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में अपनाए गए चुनाव के तरीकों के संदर्भ में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन दिया गया है कि भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम निर्धारित की है। इसका दूसरा कथन आता है कि इस प्रणाली में उम्मीदवारों को निर्वाचित होने के लिए 50% से अधिक मत के प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो इसके अंतर्गत उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही होगा? इसके अंतर्गत पहला आता है कि केवल 1 सही होगा, दूसरा आता है कि केवल 2 सही होगा, तीसरा आता है कि इसमें इसी के अंतर्गत कि इसमें पहला और दूसरा सही होगा और ऑप्शन डी के अंतर्गत आता है कि ना तो 1 सही होगा ना तो दूसरा सही होगा। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जिसमें ना कथन जो ना तो 1 सही होगा और ना तो दूसरा सही होगा। तो इसमें उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। अब आता है 65 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किन्हें नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए अधिनियमित किया गया, जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है बोनस समुदाय अधिनियम 1965, दूसरा आता है ठेका श्रम विनिमय और उत्सादन अधिनियम 1970, तीसरा आता है बंदिश श्रम पद्धति अधिनियम 1976 और चौथा आता है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? जिसमें ऑप्शन ए आता है 1 और 2 दोनों, 1 और 2, ऑप्शन बी आता है 2 और 3, ऑप्शन डी सी आता है 1, 3, 4 और ऑप्शन डी आता है 1, 2, 3, 4, मतलब चारों सही हैं। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जिसमें चारों ही कथन इसमें सही है 1, 2, 3, 4। अब आता है 66 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं? और उसके अंतर्गत पहला आता है कि अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा आता है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, तीसरा आता है अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, चौथा आता है इसके राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और पांचवा आता है दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए मुख्य आयोग तक आते हैं। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही होगा? जिसमें पहला ऑप्शन ए आता है कि केवल 1 और 2, ऑप्शन बी आता है 2, 3, 4, 5, ऑप्शन सी आता है 1, 3, 5 और ऑप्शन डी आता है 1, 3, 4, 5। तो इसके साथ साथ आपका उत्तर होगा 1, 3, 4, 5, जिसमें अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की होगा,
और तीसरा आता है अध्यक्ष जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के होंगे। चौथा आता है जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, जिसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन गलत होगा, दूसरा कथन से गलत होगा और चार कथन इसके सही हैं। अब आता है क्वेश्चन 67 नंबर का कि रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन आता है कि यह सतह से हवा में मार करने वाली पोर्टेबल मिसाइल है। दूसरा कथन आता है कि इसे रक्षा समझौते के तहत इजराइल से खरीदा जा रहा है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, जिसके अंतर्गत केवल एक सही होगा। दूसरा कथन आता है कि केवल दो सही होगा। तीसरा ऑप्शन आता है कि एक और दो दोनों सही होगा और ऑप्शन डी आता है कि ना तो एक सही होगा ना तो दूसरा सही होगा। तो इसके साथ ही आपका उत्तर होता है ऑप्शन ए कि जिसमें के कथन केवल एक सही होगा, दूसरा इसमें गलत होगा। अब 68 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन आता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा आता है कि आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि केवल एक, ऑप्शन बी आता है केवल दो, ऑप्शन सी आता है कि एक और दो दोनों और ऑप्शन डी आता है ना तो एक होगा ना तो दो होगा। तो इसमें आपका उत्तर होगा, इसमें आपका उत्तर कौन सा होगा, आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वह एक संवैधानिक निकाय है, जिसके साथ ही ऑप्शन एक आपका सही होगा। और ऑप्शन दूसरा इस कारण सही नहीं होगा क्योंकि यह आयोग अपनी रिपोर्ट जो है सदनों के समक्ष प्रस्तुत ना करके यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इसके अतिरिक्त जब भी वह आवश्यक समझता है उस विशेष रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को व्याख्या करने के लिए ज्ञापन के साथ ऐसी सभी रिपोर्ट को भी संसद के समक्ष रखता है जो ज्ञापन में ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारण भी इसे शामिल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत इसकी यह प्रमुख विशेषता है। अब आता है क्वेश्चन कि किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को प्राप्त असाधारण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य के किसी भी अन्य प्रकारकारी प्राधिकारी की शक्ति को ग्रहण करता है। दूसरा आता है कि यह वह घोषणा करता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। और इसके अंतर्गत तीसरा कथन आता है कि यह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर सकता है या उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान को निलंबित कर सकता है। तो ये 69 नंबर का है, जिसमें उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही होगा, जिसमें कथन एक केवल एक सही होगा। दूसरा कथन आता है कि दूसरा ऑप्शन आता है कि केवल एक और दो दोनों होगा। ऑप्शन सी आता है कि दो और तीन सही होगा और ऑप्शन डी आता है कि एक दो तीन सही होगा। तो इसका उत्तर आपको सही बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है वह एक और दो होगा, जिसमें तीसरा कथन गलत है, पहला और दूसरा इसके अंतर्गत कथन सही है। अब क्वेश्चन आता है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत आता है कि ये बॉन्ड 5 वर्ष या 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किए जाते हैं। इसका दूसरा कथन आता है कि इनका द्वितीयक बाजार में व्यापार किया जा सकता है। तीसरा कथन क्या आता है कि अभी तक आनिवासी भारतीयों को इनके निवेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। तो इसके अंतर्गत तो आप देखते हैं कि आपका उत्तर कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी आता है 1 और 2, ऑप्शन सी आता है 2 और 3 और ऑप्शन डी आता है 1 और 3। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें पहला कथन और दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन इसका गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि यह संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। दूसरा आता है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट किया गया है। और तीसरा कथन आता है कि संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा दूसरी नियुक्तियों पर रोक लगाई नहीं गई है। तो उपयुक्त में से कौन सा कूट सही होगा, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि केवल 1 और 2, दूसरा आता है केवल 2, तीसरा आता है केवल 2 और 3 और चौथा आता है 1 और 3। तो इसके अंतर्गत
आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, जिसमें आपका पहला और तीसरा कथन सही होगा और इसका जो दूसरा कथन है वह गलत होगा। अब क्वेश्चन आता है कि लोकायुक्त पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि लोकायुक्त पद का गठन सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में हुआ। दूसरा आता है कि किसी राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति सदैव संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक की जाती है। और तीसरा कथन आता है कि यह लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिशों मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, वह राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि 2 और 3, ऑप्शन बी आता है कि केवल 1 सही होगा, ऑप्शन सी आता है 1, 2, 3 होगा और ऑप्शन डी आता है कि 1 और 3 दोनों सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है ऑप्शन डी है, जिसमें आपका कथन पहला और तीसरा सही है और जो दूसरा कथन है वह गलत है कि लोकायुक्त का पद का गठन सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था और लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिशें मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और वे राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि यह DDMA का पदेन अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है। इसके अंतर्गत दूसरा कथन आता है कि DDMA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो प्रयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसमें आता है कथन केवल 1 सही है, दूसरा आता है ऑप्शन बी आता है कि केवल 2 सही है, ऑप्शन सी आता है कि 1 और 2 दोनों सही है और ऑप्शन डी आता है ना तो 1 और ना तो दूसरा। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिसमें कथन 1 और 2 दोनों सही होगा। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है, जिसमें पहला आता है कि यह राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति के संदर्भ में है, दूसरा आता है कि यह संसद या राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन से संबंधित होता है और तीसरा आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन इसमें अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। इसके संदर्भ में यह क्वेश्चन है, जिसमें आपको सही बताना है कि इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। केवल ऑप्शन ए आता है कि केवल 1, ऑप्शन बी आता है कि 1 और 2, ऑप्शन सी आता है 2 और 3 और ऑप्शन डी आता है 1 और 3। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन बी आएगा कि 1 और 2, जिसमें राज्यों में विधान परिषद की समाप्ति होती है और संसद या राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के संदर्भ में होता है। अब हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें प्रांतों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई हैं, पहला कथन है। दूसरा आता है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था और तीसरा आता है कि संविधान सभा के निर्वाचन का आयोजन स्वतंत्रता के बाद किया गया था। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि केवल 1, दूसरा आता है कि 1 और 2, तीसरा आता है 2 और 3 और ऑप्शन डी आता है 1 और 3। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिसमें पहला कथन और दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन इसका गलत है। अब 76 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो जिसके अंतर्गत आता है बोडो, अंग्रेजी, नेपाली, उर्दू, संथाली। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर की पहचान करना है, जिसमें पहला आता है ऑप्शन कि केवल 1, 2, 3, 4 होगा, दूसरा ऑप्शन आता है कि 1, 3, 4, 5 होगा, तीसरा ऑप्शन आता है कि 3, 4, 5 होगा और इसके साथ ही चौथा ऑप्शन आता है कि 1, 2, 5 होगा। तो इसमें जो आपका उत्तर है, इसमें जो 76 नंबर में आपका उत्तर है 1, 3, 4, 5 होगा, जिसमें सिर्फ अंग्रेजी नहीं है और बोडो, नेपाली, उर्दू, संथाली सभी संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 77 नंबर का। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आता है कि जिसमें पूछा गया है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसके संदर्भ में है, जिसमें उपकरण और विवरण को दिया गया है, जिसमें परिप्रेक्ष्य जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था निर्धारित होती है।
इसके बाद दूसरा आता है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन में लोक महत्व के किसी मुद्दे पर लोगों की राय ली जाती है और जनमत संग्रह में एक ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा मतदाता किसी प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल की सीमाति से पहले हटा सकते हैं। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी आता है 2 और 3, ऑप्शन सी आता है 1 और 3 होगा और ऑप्शन डी आता है 1, 2, 3 होगा। तो इसके अंतर्गत आपको उत्तर देना होगा। आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा पहला इसका सही होगा, क्योंकि इसमें परिप्रेक्षा जो है वह सिर्फ सुमेलित है और इसमें 2 सुमेलित एक दूसरे से नहीं है। कि परिप्रेक्षा के अंतर्गत की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके जरिए सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था निर्धारित होती है इसके संदर्भ में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। दूसरा कथन आता है कि वर्तमान में 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तीसरा आता है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो इसके अंतर्गत उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा? जिसमें पहला कथन कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन ए आता है केवल 2, ऑप्शन बी आता है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी आता है 1 और 3 और ऑप्शन डी आता है 1, 2, 3। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, जिसमें केवल 2 इसका कथन सही है और ये जो 2 अन्य कथन है वो गलत है। अब क्वेश्चन आता है कि ग्रे हाइड्रोजन के संदर्भ में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रे हाइड्रोजन के संदर्भ में पहला कथन आता है कि यह स्ट्रीम रिफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस और मीथेन से उत्पन्न होता है। दूसरा आता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट ग्रे धुएं के कारण इसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? जिसके अंतर्गत कथन 1 है, जिसमें केवल 1 सही होगा। क्या 2 के अंतर्गत केवल दूसरा सही होगा। ऑप्शन सी के अंतर्गत 1 और 2 दोनों सही होंगे और ऑप्शन डी में 1 और 2 दोनों सही नहीं होंगे। तो इसके साथ ही आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा, जिसमें कथन 1 सही है और दूसरा कथन सही है, जो स्टीम रिफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस या मीथेन से उत्पन्न होता है। अब आता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से पृथक कर दिया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया हुआ है? तो इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन आता है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। दूसरा ऑप्शन आता है 1919 के भारत शासन सरकार अधिनियम के द्वारा और ऑप्शन सी आता है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा और ऑप्शन डी आता है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो इसमें से आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग किया गया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। अब क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए एकीकृत खाद्य योजना है। दूसरा कथन है कि लाभार्थियों की रियायती कीमत को खाद्यान्न भी प्राप्त होगा। इसमें से आपको उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही होगा? जिसके अंतर्गत केवल 1 ऑप्शन 1 में आएगा केवल 1 सही होगा, ऑप्शन बी आएगा केवल 2 सही होगा, ऑप्शन सी आता है कि 1 और 2 दोनों सही होगा और ऑप्शन डी के अंतर्गत आता है कि ना तो 1 सही होगा ना तो दूसरा सही होगा। तो इसके साथ ही आपका जो उत्तर होगा केवल 1 होगा, जिसमें कि ऑप्शन ए जो कथन पहला दिया गया है वह सही है और दूसरा वाला कथन इसमें सही नहीं है। तो इसके साथ ही ऑप्शन ए सही होगा। अब क्वेश्चन आता है कि राज्य की महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निर्धारित किया जाता है। दूसरा कथन आता है कि वह अपने पद के पर राज्य के राज्यपाल को प्रसाद पर्यंत बना रहता है और तीसरा कथन आता है कि उसे वे सभी अधिकार और अनुमतियां प्राप्त होती हैं जो राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को लिए उपलब्ध होती हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि केवल 1 और 2, ऑप्शन बी आता है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी आता है 1 और 3 और ऑप्शन डी आता है 1, 2, 3। तो इसके साथ ही जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा, जिसमें केवल 2 और 3 कथन सही होगा। पहला कथन इसके अंतर्गत सही नहीं होगा।
अब 83 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण सुर्खियों में था तथा इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन बी आता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, तीसरा आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत और चौथा आता है कि यह एक स्वतंत्र निकाय है और किसी मंत्रालय का हिस्सा नहीं है। तो इसके साथ ही आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा कि यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है ASR बॉम्बई वाद 1994 के अंतर्गत, ऑप्शन बी आता है वामन राव वाद 1981 के अंतर्गत, ऑप्शन सी आता है कुलदीप नायर वाद 2006 के अंतर्गत और ऑप्शन डी आता है इंदिरा गांधी नेहरू वाद 1975 के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन बी आएगा कि वामन राव वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि यह मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद से अधिनियमित संवैधानिक संशोधन पर लागू होगा। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि यह एक न्यायिक नवाचार है और जो संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसका दूसरा कथन आता है कि इसका अर्थ होता है कि यह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि केवल एक होगा सही होगा, दूसरा ऑप्शन बी आता है कि केवल दो सही होगा, ऑप्शन सी आता है एक और दो दोनों सही होंगे और ऑप्शन डी के अंतर्गत कि ना तो एक सही होगा ना तो दूसरा सही होगा। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, जिसमें ना तो आपका कथन एक सही है और ना ही दूसरा सही होगा। अब क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस देश में सरकार की संघीय व्यवस्थाएं हैं, जिसमें देश दिए गए हैं, फिर उसमें से आपको सही उत्तर की पहचान करना है। पहला आता है भारत, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा आता है ब्राज़ील और चौथा आता है मैक्सिको। तो नीचे दिए गई कूट का प्रयोग सही उत्तर के लिए करना है कि इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि 1 2 3, ऑप्शन बी आता है 1 3 4 और ऑप्शन सी आता है 2 और 4, ऑप्शन डी आता है 1 और 3। तो इसके साथ ही आपका जो उत्तर होगा 1 3 4 होगा, जिसमें आपका यूनाइटेड किंगडम इसके अंतर्गत नहीं आता है, जिसमें सरकार की संघीय व्यवस्थाएं नहीं और ब्राज़ील भारत और मैक्सिको में भारत की सरकार की संघीय व्यवस्थाएं हैं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन आता है कि संविधान में प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत पहला आता है कि इनका गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ था, दूसरा आता है कि एन गोपाल स्वामी आयंगर इस समिति के अध्यक्ष थे। तो उपयुक्त में से कौन सी कथन सही है, जिसमें पहला कथन आता है कि यह केवल एक होगा, दूसरा आता है केवल दो और तीसरा आता है एक और दो दोनों और उसका ऑप्शन डी आता है ना तो एक सही होगा ना तो दूसरा सही होगा। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह आएगा केवल एक, जिसमें इसका गठन जो हुआ था वह स्वतंत्रता के बाद हुआ था और इसमें जो इसके अध्यक्ष थे वह एन गोपाल स्वामी आयंगर ना होकर इसके डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष रहे थे। अब आता है क्वेश्चन कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें से पहला कथन आता है कि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, दूसरा आता है कि इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत करना होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, जिसमें पहला आता है कि केवल एक सही होगा, दूसरा आता है केवल दो सही होगा, तीसरा आता है कि एक और दो दोनों सही होगा और चौथा आता है कि ना तो एक सही होगा ना तो दूसरा सही होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है एक और दो दोनों सही होगा, जिसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं। अब क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसकी स्थापना जो थी वह भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु गठित राजमन्नार आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी, यह इसका कथन पहला है। दूसरा कथन आता है कि यह सतर्कता आयुक्त केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी पद पर अर्हक नहीं होते और तीसरा कथन आता है कि यह केंद्रीय सतर्कता आयोग के वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है केवल एक और दो, ऑप्शन बी आता है केवल दो, ऑप्शन सी आता है 2 और 3 और ऑप्शन डी आता है 1 और 2। तो इसमें से आपको इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी आएगा, जिसमें केवल 2 इसका कथन सही और ए पहला और तीसरा इसका कथन गलत है।
अब क्वेश्चन आता है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि यह वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन आता है कि यह केंद्रीय राजस्व सचिव इस परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, जिसके अंतर्गत पहला आता है केवल एक, दूसरा आता है केवल दो, तीसरा आता है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी आता है ना तो एक सही होगा ना तो दूसरा सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी होगा, जिसमें आपके एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अब क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा आता है कि यह बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और बाल अधिकारों के हनन और उल्लंघन से संबंधित मामलों की स्वतः संज्ञान में भी लेता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, जिसके अंतर्गत पहला आता है केवल एक, दूसरा आता है केवल दो, तीसरा आता है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी आता है ना तो एक ना तो दो। तो इसमें ही आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिसमें आपका पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही रहेंगे। अब आता है क्वेश्चन कि केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है कि केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 2005 के सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत की हुई थी। दूसरा कथन आया था कि आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त इसके अंतर्गत होते हैं। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही होगा, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी आता है ना तो एक सही होगा ना तो दूसरा। तो इसके साथ ही जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, जिसमें आपका पहला और दूसरा कथन जो है वह दोनों सही होगा। अब क्वेश्चन आता है 93 नंबर का, जिसमें दिया गया है कि डीपीएसपी के प्रावधान दिए गए हैं और उनके अनुच्छेद के बारे में बताया गया है, जिसमें से आपको सही सुमेलित करना है। पहला दिया गया है कि कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा दिया गया है कि गौवध कर रोक अनुच्छेद 47 के अंतर्गत और वनों और वन्य जीवों की रक्षा में अनुच्छेद 48 के अंतर्गत ए के अंतर्गत दिया गया है। तो उपयुक्त उद्योगों में से कौन सा सही सुमेलित है, जिसके अंतर्गत ऑप्शन ए केवल एक सही होगा, ऑप्शन बी 2 और 3 सही होगा, और ऑप्शन सी केवल 3 सही होगा, और ऑप्शन डी के अंतर्गत 1, 2, 3 होगा। तो इसमें आपका जो सही है वह सिर्फ तीसरा ही सही है, जो वनों और वन्य जीवों के अनुकूलन के लिए 48 ए है, और कुटीर उद्योगों के लिए अनुच्छेद 43 आता है, और जो गाय बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की रोकथाम के लिए अनुच्छेद 48 आता है, ना कि अनुच्छेद 47। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन आपका सी आएगा, जिसमें अकेला तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि यह 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान का हिस्सा नहीं था। दूसरा कथन आता है कि यह न्याय, स्वतंत्रता, समता, संबंधुत्व को संविधान के उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करती है। और तीसरा आता है कि इसे पहली बार 1960 में बेरूवादी संघ के बाद से संविधान के अंग के रूप में मान्यता दी गई थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, जिसके अंतर्गत पहला कथन आता है केवल 1 और 3, दूसरा आता है केवल 2, तीसरा आता है ऑप्शन केवल 2 और 3, और ऑप्शन डी आता है 1, 2, 3। तो इसके साथ ही जो आपका उत्तर जो होगा, इसके साथ ही आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल कथन दूसरा सही है, पहला और तीसरा इसके अंतर्गत कथन गलत है। इसमें जो दिया गया है कि वह 26 नवंबर 1949 को अपनाया नहीं गया था, तो इसमें यह सही है कि यह मूल रूप से 1949 को संविधान में एक प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित किया गया था, और इसमें 8 अनुसूचियों को शामिल की गई थी, जो कि इसमें सही नहीं है, और इसमें हिस्सा नहीं था, मतलब ये हिस्सा था। अब आता है इसे पहली बार 1960 में अपनाया गया था। इसे मैं सबसे पहले इसे प्रस्तावना के महत्व को स्वीकारने के बाद उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था, और जिसे अस्वीकार किया गया था इसे 1973 के केशवानंद भारती मामले में इसे अस्वीकार किया गया था।
अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर का कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा महाविहार में दानात्मक या स्तूपों की खोज की है। इस संदर्भ में नालंदा महाविहार से संदर्भित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन आता है कि हुएनसांग और इसिंग दोनों से इसने दौरा किया, दोनों ने इसका दौरा किया। दूसरा कथन आता है कि इसे गुप्त और पाल दोनों राजवंशों का संरक्षण प्राप्त था। तीसरा आता है कि वह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी आता है 2 और 3, ऑप्शन सी आता है केवल 3 और ऑप्शन डी आता है 1, 2, 3। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, जिसमें आपके तीनों ही ऑप्शन सही हैं कि हुएनसांग और इत्सिंग दोनों ने इसका दौरा किया हुआ था और गुप्त और पाल दोनों राजवंशों को संरक्षण प्राप्त था और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में यह सूचित है। इसके संदर्भ में इसके तीनों ही आंसर कथन सही होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A का मूल कर्तव्यों संबंधित उपबंध प्रदान करता है और इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का मौलिक कर्तव्यों पर कार्यान्वयन का प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए आता है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। दूसरा कथन आता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और तीसरा आता है वन्य जीव अधिनियम 1972। चौथा आता है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967। तो उपयुक्त कथन में से सही उत्तर की पहचान करना है, जिसमें ऑप्शन ए आता है 1 और 3, ऑप्शन बी आता है 1, 2, 3, ऑप्शन सी आता है 1, 2, 4 और ऑप्शन डी आता है 1, 2, 3, 4। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, जिसमें चारों ही कथन आपके सही हैं कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में आया था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 में कार्यान्वयन का इस पर प्रभाव पड़ा हुआ था। अब क्वेश्चन आता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि पहला कथन आता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा आता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन भत्ते और अन्य अनुभाग भी समान होते हैं। तीसरा आता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही होगा? जिसके अंतर्गत केवल 1 और 2 सही होगा। दूसरा आता है केवल 2 सही होगा। तीसरा आता है कि केवल 1 और 3 सही होगा और ऑप्शन डी आता है 1, 2, 3 सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिसमें पहला और दूसरा कथन सही होगा। तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन ए सही होगा और अन्य जो ऑप्शन है वह गलत होंगे। अब आता है 98 नंबर का क्वेश्चन कि ऐप आधारित भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन आता है कि UPI लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रदान की गई एक ऑन डिवाइस वॉलेट सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को 1000 रुपये तक के कम मूल्य के ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देती है। दूसरा आता है कि यह NRI खाते वाले सभी निवासी भारतीय अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों में UPI प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। और एक प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन आता है केवल 1, ऑप्शन बी आता है केवल 2, ऑप्शन सी आता है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी आता है ना तो 1 सही होगा ना तो दूसरा सही होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है इसमें ऑप्शन डी आएगा, जिसमें आपका ना ऑप्शन 1 सही होगा ना ही दूसरा सही होगा, तो ऑप्शन डी आएगा। अब 99 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं क्योंकि ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। दूसरा आता है घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व निरंतरता बनाए रखते हैं। तीसरा आता है कि यह भारतीय संघ के सभी प्राधिकरणों के लिए अनुदेश पत्र के रूप में कार्य करते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन आता है केवल 1 सही होगा, ऑप्शन बी आता है कि 1 और 2 दोनों सही होगा और ऑप्शन डी सी आता है 2 और 3 होगा, ऑप्शन डी आता है 1, 2, 3 होगा। तो इसमें जो आपका उत्तर है ऑप्शन डी आएगा, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही इसके अंतर्गत सही होंगे कि आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। ये घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व निरंतरता बनाए रखते हैं और ये भारतीय संघ में सभी प्राधिकरण के अनुदेश पत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। अब क्वेश्चन आता है 100 नंबर का, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम क्वेश्चन होगा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। इस संदर्भ में
संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किनसे प्रेरणा प्राप्त की है? कथन 1, आयरलैंड के संविधान से। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित देश पत्र से। तीसरा, गांधीवादी विचारधारा से। और चौथा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से। तो सभी कूट में से कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी 2 और 4, और ऑप्शन सी 1, 3, 4, और ऑप्शन डी आता है 1, 2, 3, 4। तो इसमें आपके जो उत्तर होंगे इसमें चारों ही आपके कथन सही हैं, तो आपका ऑप्शन आएगा उत्तर डी होगा। इसी के साथ ही यह प्रश्न पत्र श्रृंखला का यह टेस्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टेस्ट के साथ मिलेंगे, जिसमें हम आगे के टेस्टों को कवर अप करेंगे और सॉल्व कराएंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।